हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर NCERT ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आज आपका अध्याय 6वां है। यहां पर हम मृदा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, मृदा सेल मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। अगला है, अपक्षय और कमड़ के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। मृदा सेल जो होती है वो मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो कि ये पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अपक्षय और क्रमण यानी इसका एक क्रम है, अपक्षय निक्षेपण इनका एक क्रम है। तो ये बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से जनक सामग्री पर ये कार्य करते हैं और उसके उपरांत मृदा की एक पतली परत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, समय। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में उच्चावच है, जनक सामग्री है आपकी, इसके अलावा जलवायु भी है, वनस्पति भी है और अन्य जीव रूप और समय भी आ जाते हैं जो कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मानवीय क्रियाकलाप भी आ जाते हैं, वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आते हैं। तो आंसर होगा आपका सेकंड का डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से मृदा के घटक हैं। खनिज कण, ह्यूमस, जल, वायु। मृदा के संगठन में ये सभी पदार्थ सम्मिलित हैं। मृदा के संगठन में वायु की जो मात्रा होती है वो 25% होती है, जल की 25%, ह्यूमस की मात्रा 5 से लेकर 10% तक हो सकती है और वहीं खनिज कणों की मात्रा 40 से लेकर 45% तक हो सकती है। मृदा के घटक खनिज कण जो हैं ये, इनमें से प्रत्येक की जो वास्तविक मात्रा है वो मृदा के प्रकार पर भी निर्भर करती है कि मृदा का प्रकार कौन सा है। जैसे जलोढ़ मृदा है, शुष्क मृदा है, तो हो सकता है इनमें इनकी मात्रा कम या ज़्यादा भी हो, तो उसके प्रकार पर भी डिपेंड करती है। ये जो आंकड़ा आपको बताया गया है ये जनरलाइज वे में बताया गया है कि जनरली इतनी मात्रा इनकी मौजूद होती है मिट्टी के अंदर। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका डी वाला, 1, 2, 3 और 4। चौथा प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। मार्च में, जुलाई में, अगस्त में या अक्टूबर में। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए और वनों के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में, ध्यान देना, जुलाई के पहले सप्ताह में जो है वन महोत्सव बनाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, मृदा परिच्छेदिका के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग सबसे ऊपरी परत का संस्तर में होता है। अगला है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे ऊपर की परत सबसे पहले बनती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। का संस्तर जो है वो सबसे ऊपरी खंड होता है और यहां पर पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल से संयोग होता है। यानी मृदा निर्माण की सबसे ऊपरी जो परत है वो का परत है। इसके बाद अगली वाली जो परत आ जाती है वो खा संस्तर वाली परत आ जाती है। जो खा संस्तर है ये का और गा के बीच में संक्रमण वाला संस्तर होता है और यहां पर आप देखेंगे इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं और खनिज पदार्थ का जो अपक्षय है वो स्पष्ट रूप से इसमें नजर आता है। इसके बाद की जो परत होती है वो गा परत बोली जाती है, गा संस्तर बोला जाता है। गा संस्तर की रचना जो है ढीली जनक सामग्री से होती है और यह परत मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। यानी जो गा संस्तर है ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है, यानी ये सबसे नीचे की परत है, सबसे ऊपरी परत नहीं है बल्कि सबसे नीचे की परत है। ध्यान देना, ये सबसे ऊपरी परत नहीं है बल्कि सबसे नीचे की, यानी पहले नंबर की परत यही बनती है, उसके बाद ये सेकंड वाली बनती है, उसके बाद ये वाली बनती है। तो ये प्रथम अवस्था बोली जाती है।
तो परतों की जो व्यवस्था है ये वाली, इसको हम मृदा परिच्छेदिका के रूप में भी जानते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है यहां पर आपका केवल 1। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? काली मृदा, पीट मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर ये ढके हुए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, जलोढ़ मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। देखिए पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदाओं का विकास प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों की डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में हुआ है। तो पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस की जो मात्रा है ये कम पाई जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की यहां पर दो मृदाएं विकसित हुई हैं, जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो पहला वाला तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं बांगर जो है पुराना जलोढ़ है, जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर जो मृदाएं हैं, इनमें कैल्शियमी संग्रथन यानी कंकड़ पाए जाते हैं। तो यहां पर पहला तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। आठवां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। अगला है, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मृदाओं पर निर्वाह कृषि की जाती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था बांगर और खादर के बारे में। खादर नया जलोढ़ है, जबकि बांगर पुराना जलोढ़ है, और इन दोनों में कैल्शियमी संग्रथन यानी कंकड़ पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाओं का जो रंग है, ये रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली जो समयावधि है, इस पर निर्भर करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। चूंकि जलोढ़ मृदाएं जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, तो इन पर निर्वाह कृषि नहीं की जाती है, बल्कि इन पर गहन कृषि की जाती है। ध्यान देना, इन पर निर्वाह कृषि नहीं करके बल्कि गहन कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और जैसे आप देख लेते हैं जो पर्वतीय इलाके हैं, वन वाली मृदा है, तो वहां पर निर्वाह कृषि करते हैं। खास करके स्थानांतरित कृषि करने वाले जो लोग हैं, जनजातियां हैं, वो वहां पर निर्वाह कृषि करती हैं। अब चूंकि जलोढ़ मृदाएं तो बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, तो इस पर गहन कृषि की जाती है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1 और 2। तो आंसर है आपका 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस मृदा को रेगोर कहते हैं? पीट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। देखिए काली मृदा को रेगर भी कहा जाता है, यानी काली मृदा को रेगर या फिर कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। आमतौर पर जो काली मृदा है, ये मृडमय, गहरी और अपारगम्य होती है, यानी कि ये इसमें पानी अगर भर जाए तो पानी इसकी निचली परतों तक नहीं पहुंच पाता है, पानी उसमें भरा रहता है। यानी ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखने पर एकदम सिकुड़ जाती हैं। यानी पानी इनमें से बहुत जल्दी नीचे की परतों में नहीं जा पाता है, काफी देर तक भरा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महीन, गहरी और अपारगम प्रकार की हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, काली मृदा की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। काली मृदाओं में चूना, लौह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है, काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। देखिए बात करें आपकी काली मृदा की, तो काली मृदा जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि काली मृदाएं मृडमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं।
ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की ये विशेषता है। इसकी वजह से इनके अंदर लंबे समय तक नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। काली मृदाएं जो हैं ये आपके दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती हैं। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है, जबकि चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व जो हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं ये रिवर्स कर दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर ये चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के जो तत्व हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि आपका तीसरे वाले के जो तत्व हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। 11वां प्रश्न है अब आपका, लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है? पहला है जैव पदार्थों की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता, लौह पदार्थों की उपस्थिति, पोटास की अधिकता। लाल मृदा का लाल रंग लौह पदार्थों की उपस्थिति यानी कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का सी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा गलत है। यहां पर पहला है, लाल मृदा का विकास कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है, लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। अगला है, इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। लाल मृदा का जो विकास है ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, यानी इसमें जल का जब जमाव हो जाता है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। महीन कणों वाली और लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की जो मृदाएं हैं वो अनुर्वर होती हैं, उनमें उपजाऊपन नहीं होता है, जबकि महीन कणों वाली में उपजाऊपन होता है। बताया गया है कि इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। नहीं, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमर की प्रचुर मात्रा नहीं होती है ह्यूमस की, बल्कि इनमें कमी होती है। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटेराइट मृदा के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा यहां पर गलत है। पहला है, यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला है, ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ये मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखिए, लैटेराइट जो शब्द है ये शब्द लैटिन शब्द लेटर से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदाएं जो हैं ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का मतलब ये होता है कि इनकी जो ऊपरी संस्तर है, का संस्तर है, उसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वहां से निकलकर इसके निचले वाले संस्तर में पहुंच गए हैं, तो इसको निक्षालन बोलते हैं। क्योंकि तेज वर्षा हुई है, तेज वर्षा होने की वजह से जो ऊपरी भाग में इसके पोषक तत्व थे वो इसके निचले वाले भाग में पहुंच गए हैं। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहां पर ये बी वाला कथन गलत है। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि का संस्तर में ही पौधों की जड़ें ग्रो करती हैं और का संस्तर में ही जब इनके पोषक तत्व नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है ये उपजाऊ नहीं होंगी। तो यहां पर बी वाला जो कथन है ये गलत है। यहां पर लिखा हुआ है कि ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। ये मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये डी वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी ये मृदाएं जो है प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका जो गलत ऑप्शन है वो है केवल 13 का बी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? पीट मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, शुष्क मृदाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, ये मृदाएं अनुर्वर हैं
क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें फॉस्फेट अपर्याप्त और नाइट्रोजन सामान्य मात्रा में होती है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। शुष्क मृदाओं का जो रंग है लाल से लेकर किसमिसी तक होता है और ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। ये जो मृदाएं हैं ये शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें फॉस्फेट अपर्याप्त और नाइट्रोजन सामान्य मात्रा में होता है। देखिए अगर इन बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है अपर्याप्त होता है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है N2 की जो मात्रा है अपर्याप्त होती है, जबकि फॉस्फेट जो है इसमें ये सामान्य मात्रा में होता है। यानी फॉस्फेट सामान्य मात्रा में और नाइट्रोजन इसमें अपर्याप्त होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है यहां पर केवल 1। 16वां प्रश्न है आपका, लवण मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त तीनों का। लवणीय जो मृदाएं होती हैं तो इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है उपरोक्त तीनों का। और ये मृदाएं भी अनुर्वर होती हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। 17वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस मृदा को ऊसर कहते हैं? पीट मृदा, लवणीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। देखिए यहां पर लवणीय मृदा को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि लवणीय मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इसलिए ये अनुर्वर होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का बी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, लवणीय मृदाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में और अनूपों में पाई जाती हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। इनमें नाइट्रोजन की कमी और चूने की प्रचुरता होती है। अगला है, ये अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लवणीय मृदाएं जो हैं ये शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। ये जो डेल्टा प्रदेश है यहां पर जब समुद्री जल भर जाता है तो वहां पर इनके विकास को बढ़ावा मिलता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी और चूने की प्रचुरता होती है। देखिए थर्ड वाला कथन यहां पे गलत है। इनमें नाइट्रोजन और चूना दोनों की ही कमी होती है। ध्यान देना, इसमें नाइट्रोजन और चूना इन दोनों की ही कमी होती है, प्रचुरता नहीं होती है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। तो यहां पर चौथा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 1, 2 और 4 कथन सही है। तो आंसर है 18 का सी। 19वां प्रश्न है अब आपका, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई से, अतिचारण से, कीटनाशकों के उपयोग से, रासायनिक खादों के उपयोग से। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं, यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं लवणीय हो रही हैं। यानी कि यहां पर ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है विज्ञान में जिसको केसका प्रक्रिया कहते हैं। तो केसका क्रिया के द्वारा जो लवण है वो ऊपर की तरह पर आ जाते हैं। यानी ज्यादा सिंचाई करने से जो केसका क्रिया होती है, तो केसका क्रिया की वजह से जो भी लवण वगैरह होते हैं वो के जमीन के ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे करके आप ये देखेंगे जिन जगहों पर ज्यादा सिंचाई होती है तो वहां पर ये देखने को मिल जाता है, वहां की जो जमीन है ऊसर टाइप बन जा रही है, इन लवणीय हो जा रही हैं। तो अति सिंचाई की वजह से भारत का सिंचित क्षेत्र जो है लवणीय हो रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का ए वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? फॉस्फेट, यूरिया, कंपोस्ट, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके मृदा की जो लवणीयता है और क्षारीयता है इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिप्सम एक प्रकार की खाद है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 का डी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से क्षेत्र
पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल हैं? निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्र या समुद्री डेल्टा। देखिए, पीठमय मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का बी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, मृदा अवकर्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा की उर्वरता में ह्रास, मृदा की उर्वरता में वृद्धि, मृदा में नाइट्रोजन का कम होना, मृदा में ह्यूमस की मात्रा का कम होना। मृदा अवकर्षण से अर्थ है मृदा की उर्वरता में ह्रास। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का ए वाला। यानी इसमें आप ये देखेंगे मृदा का जो पोषण स्तर है गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग की वजह से मृदा की गहराई कम हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का ए। 23वां प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। अगला है समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद अवनालिका अपरदन होता है। अगला है परत अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। देखिए, पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन ये जल अपरदन में आ जाता है। तो यहां पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। जल अपरदन के दो रूप होते हैं, एक परत अपरदन है और दूसरा अवनालिका अपरदन है। तो परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। यानी समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होने वाला अपरदन अवनालिका नहीं है, बल्कि इसको परत अपरदन कहते हैं। तो यहां सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वहीं जो अवनालिका अपरदन है ये तीव्र ढालों पर होता है, यानी जो एकदम तेज ढाल होते हैं वहां पर अवनालिका अपरदन होता है। तो यहां पर थर्ड वाला भी गलत है। यहां पे पूछा गया कौन सा कथन आपका असत्य है? केवल 2 और 3। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का सी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? बूंद अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन। उत्खात भूमि का विकास अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार की जो भूमि को बीहड़ भूमि भी कहते हैं। चंबल नदी के जो द्रोणी है इसमें आपकी उत्खात भूमि या अवनालिका अपरदन वाली भूमि आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का बी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव का परिणाम है? पहला है नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, नदी घाटियों के क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरता में कमी। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव भारतीय कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और जब जल प्रवाह क्षमता घट जाएगी तो क्या होगा? नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नदी घाटियों के क्षेत्र जो आसपास के हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। मृदा अपरदन की वजह से मिट्टी के सूक्ष्म और जो अधिक उर्वर परत है ये नष्ट हो जाती है और ऐसे करके मृदा की उर्वरता में कमी आती है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन भी इसमें शामिल है। तो यहां पर आपके तीनों ही इसमें शामिल हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त 1, 2 और 3। 26वां प्रश्न है आपका, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये प्रश्न आईएएस परीक्षा 2014 में आया हुआ है। वनोन्मूलन जो है यहां पर मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। जो पौधों की जड़ें होती हैं मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। तो यहां पर वनोन्मूलन है, यानी जब वनोन्मूलन कर देंगे तो मृदा का अपक्षय होगा। तो यहां पर केवल यही वाला इससे जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 26 का बी वाला, केवल सेकंड। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? अति चराई पर पाबंदी लगाकर, स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके, ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को इसमें रोका जाता है और यहाँ पर मिट्टी की जो निम्नीकृत दशाएं हैं उनको सुधारा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि जो बहुत ज़्यादा चराई होती है, बहुत ज़्यादा जो पशु अपना चारण करते हैं, उस पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो मृदा का संरक्षण हो सकता है, मृदा का अपरदन नहीं होगा। इसके अलावा जो जनजातियां हैं जो स्थानांतरित कृषि पर निर्भर हैं, तो उनकी अगर हम हैबिट यानी उनको अगर समझाएं कि स्थानांतरित कृषि के क्या क्या नुकसान हैं और वो बाद में उनकी अगर स्थायी जमीन की व्यवस्था कर दी जाए
तो इससे भी मृदा का संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी आ जाएगा। ढालों की जो कृषि योग्य खुली भूमि है, इस पर खेती को रोकना। जो ढाल है उनकी जो कृषि योग्य खुली भूमि है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खेती करने लग रहा है, उसको समझाना, रोकना। क्योंकि ढालों पर अगर आप खेती करेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी की परत होगी उस पर पानी पड़ेगा तो एकदम वो नीचे सरकती चली जाएगी। इसका उपाय है, इसका उपाय ये है, या तो आप वेदिकाएं बना के करें, इस तरह से वेदिकाएं बनाएं ढालों पर, उसके बाद अगर कृषि करते हैं तो यहाँ पर भूमि का क्षरण नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी आ जाएगा कि ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। तो इन सबसे आप मृदा संरक्षण कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 27 का डी वाला, उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है अब आपका, भारत में मृदा के ऊपरी परत विनाश का मुख्य कारण है वायु अपर्दन, अत्यधिक निक्षालन, जल अपर्दन या इनमें से कोई नहीं। भारत में मृदा की जो ऊपरी परत है इसके विनाश का मुख्य कारण जल अपर्दन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 28 का ग वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।